नमो नमः मित्राणि, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ इस चैनल पर। और इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत से रिलेटेड जो भी लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनके लिए वीडियो मैंने डालना स्टार्ट किया है। आप लोग देख सकते हैं और ये पहला वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीए ऑनर्स 5th सेमेस्टर में संस्कृत का जो कोर पेपर है संस्कृत ग्रामर, ये उसका वीडियो होगा। और इसमें हम सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में भी आते हैं। मैं आपको पीवाईक्यू के साथ भी दिखाऊंगा और सिलेबस के साथ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो इसमें सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो संज्ञा प्रकरण है। क्या है? संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण जो है वो पूरा लगा हुआ है इसमें। इसमें आपको बहुत सारे सूत्र पढ़ने हैं। जैसे आप देख सकते हैं हलन्त्यम, अदर्शनम लोपा, तस्य लोपा, आदिरंत्येन संहिता और भी कुछ सूत्र। इसमें सूत्र ही ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से होंगे 12 से 14 सूत्र जो कि संज्ञा प्रकरण में हैं, उन्हें ही हमें पढ़ना है। तो इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं वो मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट सूत्र पूछे जाते हैं। जैसे हलन्त्यम की सिद्धि पूछ लेगा, हलन्त्यम को आप बताएं, सिद्धि क्या आप कह सकते हैं, सूत्र पूर्वक उल्लेख करें। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको सूत्र की किस प्रकार से व्याख्या करनी है और किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखना है वो मैं बताऊंगा। तो इसमें जो पहला सूत्र आता है संज्ञा प्रकरण का, लघु सिद्धांत कौमुदी का, वो आता है हलन्त्यम। और आपको मैं बता दूं कि ये सूत्र अब तक मैंने जितने पीवाईक्यू देखे हैं पिछले 5 ईयर के, उसमें ये सूत्र मुझे मिला ही मिला है। तो आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि ये सूत्र इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा। ये वीडियो मैं 2024 वालों के लिए बना रहा हूँ, तो इस बैच वालों के लिए ये वीडियो आएगा। और इसके आगे भी जो लोग वीडियो देखेंगे उनके में पेपर में भी चांसेस है इस सूत्र की आने की। और हर बार आता है तो आएगा ही, हो सकता है कभी ना आए, वैसे चांसेस तो हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें सबसे पहले ये सूत्र कहता क्या है और इसकी व्याख्या हमें किस प्रकार से करनी है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, आपका जो सूत्र है आपको उसमें 2 चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। पहली चीज़ कि आपको सूत्र पता हो, हलन्त्यम ये पता होना चाहिए। ये किस प्रकार का सूत्र है, ये कौन सा सूत्र है, ये हमारा है संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है संज्ञा सूत्र, आपको ये 2 पॉइंट है। आपने लिखा हलन्त्यम फिर संज्ञा सूत्र। इसके बाद इसका जो पदच्छेद होता है ये आपको करना आना चाहिए। अगर आप, बहुत ही सिंपल है वैसे, आप संस्कृत पढ़ें, 3rd ईयर तक आए तो आपको पदच्छेद आता होगा। पदों को तोड़ना पदच्छेद कहते हैं। जैसे हल अंत्यम, इसमें 2 वर्ण आते हैं, एक हल वर्ण एक अंत्यम वर्ण। तो आप इन दोनों का अलग अलग तोड़ के पदच्छेद कर देंगे और आप बताएंगे कि हल जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और अंत्यम जो है वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ये बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे आराम से। 2-4 बार इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आप यहाँ पे चाहे तो जैसे मैंने हिंदी में लिखा है आप लिख सकते हैं कि हल जो होता है वो प्रत्याहार वर्ण है। हल मतलब क्या होता है? व्यंजन होता है। और अंत्य मतलब अंत में रहने वाला। जो हल व्यंजन अंत में रहता है उसकी इत संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? इत। जैसे कि आप लोग को महेश्वर सूत्र तो पता ही होंगे, मैं यहाँ पर महेश्वर सूत्र नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ आप लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं और इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। आई उड़, जैसे आई उड़ है तो इसमें जो अंतिम व्यंजन है उसकी इत संज्ञा होगी, मतलब जो ड़ा है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। यही ये सूत्र कहता है कि जो हल व्यंजन अंतिम में है उनकी इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा। इतना सामान्य बताया हूँ, अभी और डीप में बताता हूँ। अब आप इतना लिख लिए, उसके बाद आपको लिखना है अनुवृत्ति। अब आपको समझना पड़ेगा वृत्ति अनुवृत्ति में फ़र्क क्या होता है। अनुवृत्ति वो होती है कहाँ से सूत्र आ रहा है, कि इस सूत्र को समझने के लिए हमें जो अष्टाध्यायी से एक सूत्र लाना पड़ता है वो अनुवृत्ति होती है। देखिए बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो अष्टाध्यायी से के बिना बने हुए, मतलब डायरेक्ट बने हुए हैं, उनमें अष्टाध्यायी से वो नहीं लाना पड़ता, मतलब अनुवृत्ति नहीं करनी पड़ती। मतलब बने तो सब कुछ अष्टाध्यायी से ही है, लेकिन कुछ सूत्र होते हैं जो अष्टाध्यायी की अनुवृत्ति लेकर उनको समझाना पड़ता है। और कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो बिना अष्टाध्यायी की अनुवृत्ति के समझा दिए जाते हैं। जैसे आपका है वृद्धि वाला सूत्र है,
वृद्धिरादेश वो पहला सूत्र है अष्टाध्यायी का, तो उसमें कोई अनुवृत्ति नहीं आती है। जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि भाई इसमें अनुवृत्ति क्यों नहीं लिखी, तो इसलिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये सूत्र है हलन्त्यम, इसकी अनुवृत्ति आ रही है उपदेशे अनुनासिक इता से। किससे आ रही है? उपदेशे अनुनासिक इता। अब उपदेशे अनुनासिक इता सूत्र हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, पर यह संधि प्रकरण में है और वैसे सिलेबस में नहीं लगा है, फिर भी उपदेशे अनुनासिक इत का मतलब होता है उपदेश अवस्था में जो अंतिम इत है उसकी इत संज्ञा होगी, जो मैंने यहाँ को समझाया। उपदेश क्या होता है? उपदेश मतलब होता है, उपदेश मतलब जो होता है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है, उपदेश को आप देख सकते हैं। उपदेश का मतलब होता है उपदेश की अवस्था में अंतिम हल प्रत्याहार वर्ण व्यंजन की इत संज्ञा होती है, जो मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद उपदेश आद्य उच्चारणम, उपदेश को हम बोलते हैं आद्योच्चारणम। आद्योच्चारणम का मतलब क्या होता है कि वो उपदेश वो होता है जो आदि समय, मतलब पुराने समय में जिसका उच्चारण किया गया हो। पुराने इस काल का मतलब है जो व्याकरण के प्रारंभिक आचार्य थे, जैसे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उनके द्वारा जो वचन कहे गए हैं, जो उनके द्वारा कहे हुए हैं, जो उनके द्वारा चीज़ें कही गई, जैसे महेश्वर सूत्र कहे गए, सूत्र कहे गए, ये सब उपदेश है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो आद्य उच्चारण मतलब महर्षियों के, पतंजलि आदि जितने व्याकरण के आचार्य हुए हैं, उनके जो कहे हुए प्रारंभिक का जो उच्चारण है, जो कहने का एक तरीका है, जो पहले टाइम में सूत्रों का जो निर्माण हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। आप इतना समझ लीजिए। और अब यहाँ पर हम आएंगे, उसके बाद तो इतना आप समझ लिए, ठीक है। मैंने समझाने के लिए क्या, क्योंकि ये सूक्त पढ़ा तो मैं आपको डायरेक्ट उपदेश समझाने लगा था। अब अगला हम समझते हैं, उपदेश आपने समझ लिया है। अब नेक्स्ट समझते हैं इसका जो आपको लिखना पड़ेगा अनुवृत्ति, उपदेशे अनुनासिक इता, ये आपको लिखनी पड़ेगी अनुवृत्ति के तौर पर। ऐसे ही आपको लिखना, अगर आपको मार्क्स चाहिए 5th सेमेस्टर में तो आपको ऐसे ही उपदेशे अनुनासिक इता लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसका भी पदच्छेद आपको करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पदच्छेद किया गया है। उपदेश सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है, और इत, इत मतलब क्या होता है? गाय बजाना, इत संज्ञा कर देना, मतलब वो है तो पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे यहाँ ड़ा, आप जब भी कोई महेश्वर सूत्र बनाते हैं आप ड़ा लिखते तो हैं, लेकिन ड़ा को आप कैलकुलेट नहीं करते, वो आगे आपको मैं बताऊंगा प्रत्याहार जब बनेंगे। तो ये चीज़ है, इत जो वर्ड होता है, तो आप इस तरह से लिख देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है थोड़ा सा हिंदी में, उपदेश की अवस्था में इत संज्ञा होती है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो आप समझ गए, शुरू में आपको समझ गए होंगे, आपने सूत्र लिखा, उसका प्रकार लिखा, संज्ञा सूत्र, उसका पदच्छेद किया, फिर अनुवृत्ति लिखी। अनुवृत्ति क्या है? उपदेशे अनुनासिक इता। और आपने उसके बाद उपदेश और इत को तोड़ दिया। उपदेश क्या होता है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप, और इत क्या होता है? उसकी इत संज्ञा होती है। इसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है भाई, जिसको आपको किसी भी तरह भाई रट के ही जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपकी है वृत्ति। क्या है वृत्ति? वृत्ति पर नज़र एग्जामिनर की पूरी रहती है। अगर आपने ये वृत्ति नहीं लिखी तो आपको हो सकता है मार्क्स ना मिले, या आपको ये समझा जाए कि सूत्र आपको नहीं आता, क्योंकि वृत्ति जब तक आप नहीं लिखोगे आपके सूत्र में आपके मार्क्स नहीं चढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वृत्ति जरूर से जरूर रट डालना, बहुत मुश्किल नहीं है, 2-3 बार लिखोगे, बार बार देखोगे, याद हो जाएगी, अभी ही याद हो जाएगी। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेशेन अंत्यम हलित स्यात्, उपदेशे आद्योच्चारणम। अब मैं एक एक करके इसका मतलब बता देता हूँ। उपदेशेन अंत्यम हलित स्यात्, ये ऊपर से ही आया, उपदेशे अंत्यम, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। और उपदेशे आद्योच्चारणम मतलब जो उपदेश आदि काल समय में उच्चारण हुआ है वो। और सूत्रेषु अदष्टम पदम सूत्र अनुवर्तीय सर्वता, इसका अर्थ क्या होता है? ये चाहे तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन लिख दोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये वृत्ति आगे की है, मैंने इसमें डाल दिया है। इसका मतलब होता है कि जो सूत्रों में आए हुए पद हैं उनको पूर्ण करने के लिए सूत्रा अनंतन अनुमंत्रीय सर्वता। हो सकता है थोड़ी बहुत उच्चारण में प्रॉब्लम हो जाए, मैं कोई उसका विद्यार्थी नहीं हूँ गुरुकुल का, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, मॉडर्न विद्यार्थी हूँ, तो थोड़ा बहुत उच्चारण में प्रॉब्लम हो सकती है, कमेंट मत करना, बाकी ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ? सूत्रा अनुवर्तनीय, अनुवर्तनीय, अनुवर्तनीय का मतलब है कि जब हम सूत्र को पूरी तरीके से पूर्ण करना चाहें तो हमें अनुवृत्ति करनी पड़ती है। अनुवृत्ति किसकी करनी पड़ती है? किसी सूत्र की। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हलंत्यम को पूर्ण करने के लिए उपदेशे अंत्यम की अनुवृत्ति की। यही ये लाइन कह रही है कि सूत्रेषु अदष्टम पदम सूत्रा अनन्वन्तरीय सर्वता। समझ गए ना आप? इस लाइन को आप चाहे लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लाइन आगे की है। बाकी आप यहाँ तक जरूर लिखना, उपदेशे अंतम हलित स्यात्, उपदेशे अद्योच्चारणम,
इतना समझ गए? तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इतना समझ लिया आपने, अब आगे समझते हैं। तो ये आपने वृत्ति लिख दी। वृत्ति के बाद इसका अर्थ। अर्थ तो मुझे लगता है आपको दिमाग में पक्का ही रहेगा। वृत्ति आप किसी तरह रट लो, अर्थ तो आप लिख ही लोगे कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। जो भी तक मैं बोल रहा था वही चीज़ लिखनी है। उपदेश अद्योच्चारणम व्याकरण के प्रारंभिक आचार्य पाणिनि कथयन्तः पतंजलि के वथा वचन अथवा कथन है। सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं दे रहे हैं उनकी हमेशा अनुवृत्ति होती है। मतलब जो जैसे इस सूत्र में हलंत्यम लिखा था लेकिन उपदेशे अंत्यम हल स्याद नहीं लिखा था, तो उपदेशे अनुनासिक इता को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अनुवृत्ति लानी पड़ी। और अनुवृत्ति आई तो फिर उसकी वृत्ति बनी, ऐसे करके ये इसमें है। तो आप इस सूत्र को समझ गए होंगे। इस सूत्र को भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, रट के ही जाना भाई, पक्का गारंटी आने वाला है। उसके बाद जो दूसरा सूत्र है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये है अदर्शनम लोपा। ये भी उसी प्रकार से आपने सूत्र लिखा, संज्ञा सूत्र लिख दिया, फिर इसका पदच्छेद कर दिया। अदर्शनम लोपा। अदर्शनम क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अदर्शनम का मतलब जो दिखाई ना दे। और लोप क्या है, लोप हो जाना, मतलब कोई चीज़ है पर वो दिख नहीं रही, उसे लोप कहते हैं। जैसे यहाँ पे आयुड़ में ड़ा, आप जब भी कोई सूत्र बनाएंगे, जैसे एक मिनट में आपको बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ ले लिया आयुड़, थोड़ा सा वो हो सकता है, मतलब कोई पेन तो है नहीं, हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ी राइटिंग हो सकती है, लेकिन आप समझ लें। अब अगर आप महेश्वर सूत्र इसमें बनाना चालू करेंगे तो आपको बनाना है अक। क्या बनाना है, अक। एक मिनट, अक की छोड़िए, आप अड़ ले लीजिए। अड़ में भी आप लोग समझ जाएंगे। अगर आपको अड़ बनाना है तो आप आ ओड़ा लेंगे, लेकिन जब आप आ ओड़ा ले रहे हैं आपका बना अड़ प्रत्याहार, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब अड़ के अंदर आप आ ई उ लेंगे, आपके अंदर ही तीन चीज़ आएगी। ड़ा को आप ना तो लिखेंगे ना इसका वो होगा, हाँ इसका उच्चारण होगा लेकिन इसको लिखा नहीं जाएगा, इसको गिना नहीं जाएगा। यही चीज़ होता है कि वो है लेकिन उसका लोप हो रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा है, उससे प्रत्याहार भी बन रहा है, लेकिन उसका जो है प्रयोग नहीं हो रहा है। यही लोप की जो होती है सिचुएशन होती है। देखिए यहाँ इसको आप पढ़ सकते हैं। इसकी भी जो वृत्ति है वो क्या है, प्रसक्त अदर्शनम लोप संज्ञा सात। प्रसक्त से दर्शनम लोप संज्ञा सात, बहुत ही सिंपल वृत्ति है, आप आराम से याद कर सकते हैं। इसकी कोई अनुवृत्ति नहीं है, इसकी केवल वृत्ति है। जैसे मैंने पिछले बताया कि जरूरी नहीं सबकी अनुवृत्ति होगी। तो आपने लिख दिया प्रसक्त से दर्शनम लोप संज्ञा सात। अब इसमें पढ़िए, विद्यमान ना होने पर भी जो दिखाई दे उसकी लोप संज्ञा होती है। जैसे व्यवहार में अण आदि की ड़ा में आदि अनुबंध को नहीं गिना जाता, अतः इनकी लोप संज्ञा कहलाता है। मतलब इसको गिना नहीं जाता लेकिन इसकी लोप संज्ञा मानी जाती है। ये है पर ये दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसको गिना नहीं जा रहा। किसी भी वर्ण में किसी नियम द्वारा अदिष्ट कर दिया जाए, अर्थात उसका श्रवण या उच्चारण ना हो, उसकी लोप संज्ञा होती है। जैसे यहाँ मैंने ये बना दिया, आप बना सकते हैं, इससे एग्जामिनर को थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, जो भी सही लगे। अब अगला सूत्र है आपका तस्य लोपा। तस्य लोपा भी इसी की तरह ही सूत्र है। इसका मतलब है कि जो जिसकी हमने लोप संज्ञा की है उसका लोप हो जाएगा, जिसकी हमने इत संज्ञा की है उसका लोप हो जाएगा। तो इसका भी आपको वही सीक्वेंस रखना है। विधि सूत्र, पदच्छेद कर दिया, तस्य लोपा। तस्य षष्ठी विभक्ति का है, लोपा प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तस्य मतलब क्या है कि उत, मतलब उस इत संज्ञक वर्ण की, जिसकी आपने इत संज्ञा करी वो वर्ण, जैसे ड़ा था तो ड़ा की जो इत संज्ञा है उसी का लोप हो जाता है। बहुत सिंपल सूत्र है। और इसकी भी आपको वृत्ति देख लेनी है। तस्थिति लोपा स्यात्, णनादेव णादर्था। तस्थिति लोप स्यात् भी लिख देंगे तब भी हो जाएगा। णनादेव आगे की थोड़ी वृत्ति है लेकिन याद कर लीजिएगा। अब इसमें व्याख्या में क्या लिखा है, जिसकी इत संज्ञा हुई उसका लोप हो जाता है। उदाहरण, महेश्वरी सूत्र में आने वाले, महेश्वर सूत्र में आने वाले अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे अंतिम हल की इत संज्ञा हो गई है। अब समझ गए ना आप लोग, जो मैंने बताया वही था। अब अगला यहाँ पे णादेव और रथा का मतलब भी आप समझ सकते हैं। ड़कार आदि अंत्य वर्ण का प्रयोजन ड़ा ऋक आदि में जो ड़कार ककार आदि पढ़े गए हैं वे अणादर्था अण आदि प्रत्यय की सिद्धि के लिए है। अर्थात आयुण आदि 14 सूत्रों के अंत में जो हल वर्ण लगे हुए हैं उनका प्रयोजन प्रत्याहार की सिद्धि है। मतलब आपसे एक ये भी प्रश्न कोई पूछ सकता है, अगर आप संस्कृत में आगे जाना चाहते हैं तो इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि भाई इसकी इत संज्ञा कर दी गई, लोप कर दिया गया, तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। क्योंकि हमें प्रत्याहार की सिद्धि करनी है, इसलिए ऋणादियो अर्था ये सूत्र यही कहता है कि ड़कार और ककार जो आदि पढ़े गए हैं अंत में, उनकी 14 महेश्वर सूत्र की सिद्धि के लिए उनका प्रयोजन रखा गया है।
तो इतना भी आप लिख दोगे तो उस सूत्र में सही रहेगा। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको 3 सूत्र बताए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आप तीनों को बढ़िया से करके जाएँ। पहला क्या था, हलन्त्यम, दूसरा है आपका दर्शनम लोपा, तीसरा है तस्य लोपा। ये तीनों पढ़ के जाएँ। आगे भी मैं वीडियो छोटे छोटे लाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, 15 मिनट के आसपास बन गया है, क्योंकि ज़्यादा खींच दूंगा तो लोग देखेंगे नहीं और थोड़ा दिक्कत भी होती है अपलोडिंग में। तो आप इस तरीके से इन तीनों सूत्र को पढ़ें। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, हाँ इम्पॉर्टेंट ये है आपका कि आपको मुझे, मैं एक नीचे व्हाट्सएप का नंबर डाल दूँगा, उस पर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये नोट्स भेज दूँगा। जैसे आज आपने वीडियो देखा, आज आप मैसेज करते हैं, भेज दूँगा। और उसमें कुछ उल्टा सीधा लिख के ना भेजिएगा, हाय हेलो फलान ढिमकान। आप उसमें सीधा अपना नाम लिख दीजिएगा और अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा बस। और लिख दीजिएगा नोट्स डीएससी, जो भी हो, संस्कृत ग्रामर है, ग्रामर लिख दीजिएगा वो, बस इतना डाल दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। और हाँ, मैं एक चीज़ और सजेशन दूंगा, आप इस नोट्स को जैसे लें तुरंत लिख लें अपनी कॉपी में। लिखने का जो फ़ायदा है वो आपको ग्रामर ज़्यादा करेगा। अगर आप वही है कि नोट्स पढ़ रहे हैं, प्रिंट आउट करा लिए, देख के जा रहे हैं पेपर देने, तो भाई लिख लो, फेल होने वाले हो कन्फर्म है। क्योंकि ग्रामर है, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, ख़राब लग सकती है बहुत लोग को, लेकिन एक बात जान लो, ग्रामर है और ग्रामर में बिना लिखे आप पास नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको ज़रूर एक बार लिखो, भले एक बार देख के ही प्रैक्टिस कर लो, देख के ही लिखना ही है भाई, बिना देखे कहाँ लिखोगे। देख के एक बार प्रैक्टिस कर लो, बस एक ही बार चाहे लिखो, तब भी काम हो जाएगा, लेकिन लिखना ज़रूर है। तो ठीक है, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।